हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में बेटा हम देखेंगे कि कैसे हम स्टडी कर सकते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स इन नेशनल इनकम। यानी जब हम अपने देश की नेशनल इनकम निकालते हैं तो वहाँ पर जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें रिलेटेड एग्रीगेट्स चाहिए होते हैं उनकी हम यहाँ पर कैसे स्टडी कर सकते हैं। यानी बेसिकली किसी भी एग्रीगेट को स्टडी कैसे किया जाता है वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब देखो जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं तो कहीं बच्चे को समझ ही नहीं आता कि एग्रीगेट किसे बोलते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब होता है देखो नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में, क्योंकि देखो इस यूनिट का नाम ही क्या है, ये पूरी जो यूनिट 1 पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इस पूरी यूनिट का नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में एग्रीगेट का मतलब होता है इकोनॉमी का टोटल अमाउंट। यानी इकोनॉमी के अंदर जो भी टोटल अमाउंट है उनको एग्रीगेट बोला जाता है। अब जैसे मान लो हमारे देश में हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म सेक्टर है, ठीक है, या मान लो गवर्नमेंट सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर्स हमारे देश में। तो बोलते हैं ना कि सभी लोग या फर्म या सेक्टर्स की जो ना कंबाइंड इनकम है, या तो आप देश के अंदर इनकम का टोटल कर दीजिए वो एग्रीगेट है, या आप देश के अंदर प्रोडक्शन का टोटल कर दीजिए वो एक एग्रीगेट है। ठीक है, या मान लीजिए आप देश के अंदर जितना खर्चा हो रहा है, स्पेंडिंग हो रही है, उसका टोटल कर दीजिए वो एक एग्रीगेट है। तो एग्रीगेट इज नथिंग बट एग्रीगेट का मतलब होता है सबका टोटल। इन सिंपल वर्ड एग्रीगेट का मतलब होता है सबका टोटल। तो सबका टोटल मतलब अगर आप इनकम ले रहे हो अपनी देश के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, तो सबका सारी इनकम का टोटल कर दीजिए वो एक एग्रीगेट है। अगर आप प्रोडक्शन को बेस ले रहे हो नेशनल इनकम निकालने के लिए तो प्रोडक्शन का टोटल कर दो वो एक एग्रीगेट है। अगर आप नेशनल इनकम निकालने के लिए स्पेंडिंग को बेस ले रहे हो, एक्सपेंडिचर को बेस ले रहे हो, तो जितना भी कंट्री के अंदर खर्चा हो रहा है उसका टोटल ले लो। तो कहने का मतलब है कि एग्रीगेट इज नथिंग बट इकोनॉमी के अंदर इनकम या प्रोडक्शन या जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका जो टोटल होता है उसको एग्रीगेट क्या। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, देखो किसी भी एग्रीगेट को जब हम स्टडी करते हैं ना गाइस, किसी भी एग्रीगेट को एक्स वाई जेड, अभी आप देखोगे तो किसी भी एग्रीगेट को ना 4 फेज पे स्टडी किया जाता है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज, 4 फेज होते हैं एग्रीगेट में। पहला फेज जो होता है या तो वो ग्रॉस वैल्यू होगा या तो नेट वैल्यू होगा। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू स्टैंड फॉर जी एंड नेट वैल्यू स्टैंड फॉर एन। या तो पहली वैल्यू जी होगी या तो पहली वैल्यू एग्रीगेट की एन होगी। जी फॉर ग्रॉस वैल्यू, एन फॉर नेट वैल्यू। तो पहला वैल्यू या तो जी होगा या तो एन होगा, ग्रॉस या तो नेट। सेकंड जो फेस होता है एग्रीगेट का, उसमें या तो वैल्यू होगी डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, या तो वैल्यू होगी एन से स्टार्ट यानी नेशनल, एन फॉर नेशनल। तो अगर किसी भी एग्रीगेट का सेकंड फेस अगर आप देखोगे, सेकंड स्टेप, तो वो या तो डोमेस्टिक होगा या तो वो नेशनल होगा। यानी डोमेस्टिक नेशनल का मतलब है डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम या नेशनल, अभी हम सब पढ़ेंगे कि ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू क्या होती है, डोमेस्टिक वैल्यू नेशनल वैल्यू, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम क्या होती है, सब हम पढ़ेंगे। पर अभी के लिए बस फ्लो के साथ चलते रहिए। सेकंड फेज है डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, या तो डी होगा या तो एन होगा। अच्छा, तीसरा फेज ना किसी भी एग्रीगेट में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो वो होता है पी के नाम से, पी फॉर प्रोडक्ट। और जो फोर्थ फेज है, लास्ट फेज है, या तो वो होगा फैक्टर कॉस्ट या तो वो होगा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट होगा तो एफसी के नाम से होगा, और मार्केट प्राइस है तो एमपी के नाम से होगा। तो एफसी देखने को मिल सकता है एग्रीगेट में लास्ट फेज, या तो एमपी यानी मार्केट प्राइस देखने को मिल सकता है। अब देखा जाए तो हमारे पास ना टोटल इकोनॉमी में 8 एग्रीगेट होते हैं, ये टोटल 8 एग्रीगेट है, देख लीजिए आप। तो जैसे पहला एग्रीगेट है जीडीपी एमपी। ठीक है, तो जीडीपी एमपी को हम कैसे पुकारेंगे देखो। तो पहला जो फेस है वो यहाँ पर जी है, तो जी स्टैंड फॉर ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू। अच्छा, दूसरा फेस यहाँ पर है डी, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक इनकम। और तीसरा फेस तो कांस्टेंट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, तो ये पी के नाम से यानी प्रोडक्ट के नाम से ही आता है। और फोर्थ फेस यहाँ दिया है एमपी, एमपी स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। तो अगर मुझे इसे पढ़ना है तो मैं इसे ऐसे तो पढ़ूंगा ग्रॉस, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऐसे तो हम जीडीपी एमपी को पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे पास जीएनपीएफसी है, तो जीएनपीएफसी को कैसे पढ़ेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वैसे हमारे पास जीडीपीएमसी है, तो जीडीपीएफसी को कैसे पढ़ेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ रहे हो ना? देखो बहुत आसान है। फिर उसके बाद है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को कैसे पढ़ेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हमारे पास है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। ठीक है। फिर ऐसी एनडीपी एमपी है, एनएनपी एमपी है, जेएनपी एमपी है, सारे आप एग्रीगेट्स इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। ठीक है। तो देखो एग्रीगेट्स को कैसे स्टडी करते हैं मैंने बता दिया आपको। यस। अब देखो 8 एग्रीगेट्स हैं, पर आपको सारे एग्रीगेट्स यहाँ पर पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में सिलेबस में बेटा आपके पास मेनली ये 3 एग्रीगेट पूछे जाते हैं, जीडीपी एमपी, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। और भी पूछा जा सकता है अगर अलग से पूछना चाह रहा है, बट बेसिकली ये 3 एग्रीगेट्स आपको ध्यान में रखना है। पहला है जीडीपीएमपी यानी देश का टोटल प्रोडक्शन, एनडीपीएफसी यानी देश के अंदर से होने वाली इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम। देखो डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि देश वो इनकम कमा रहा है जो देश के अंदर से रह के देश को हो रही है, यानी वो इनकम जो देश को अपने विद इन अ बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो सीमाओं के अंदर से रह के जो हमारा देश पैसा कमा रहा है। अब जैसे इंडिया है तो इंडिया की अपनी सीमाएं है ना, मैप तो देखा होगा आपने। तो वही बात है, इंडिया अगर इंडिया के अंदर जितनी भी बोलते हैं ना कि जियोग्राफिकल बोलते हैं ना एरियाज है, अगर वहां से पैसा कमा रहा है तो उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। बट नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि जब हमारा देश इंडिया, जब इनकम बोलते हैं ना इंडिया से भी अर्न हो रही है एज वेल एज फॉरेन बोलते हैं ना नेशन से भी हम पैसा कमा रहे हैं। अपने देश से तो कमा ही रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम तो है ही है, पर हम फॉरेन नेशन से भी पैसा कमा रहे हैं। क्यों? हम क्या सिर्फ बोलते हैं ना कि गुड सोल्ड सिर्फ क्या अपने देश में ही करते होंगे? नहीं, हम बाहर भी करते होंगे। ठीक है। हमारे देश के लोग क्या यही सर्विस देते हैं, इंडिया में ही सर्विस देते हैं कि फॉरेन नेशन में भी देते हैं? फॉरेन नेशन में भी देते हैं। ठीक है। तो हमारे देश को ना इनकम सिर्फ बोलते हैं ना कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर से ही नहीं होती है, इंडिया के बाहर यानी फॉरेन नेशन से भी होती है। तो नेशनल इनकम में हम देश के अंदर होने वाली इनकम प्लस देश के बाहर से होने वाली इनकम दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं, तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम नहीं नेशनल इनकम बन जाता है। तो नेशनल इनकम का अपना खुद का एग्रीगेट होता है एनएनपीएफसी। फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम का मतलब है देश के ओवरऑल इनकम जो देश बोलते हैं ना डोमेस्टिकली भी कमा रहा है यानी देश के अंदर से भी कमा रहा है और देश के बाहर से भी यानी फॉरेन नेशन से भी कमा रहा है। तो सारी इनकम को जोड़ दिया जाए तो वो नेशनल इनकम बनता है। और यहाँ पे याद रखना, हर एक बोलते हैं ना कि एग्रीगेट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जीडीपीएमपी, एनडीपीएमसी और एनएनपीएफसी। हर एक जीडीपीएमपी का मतलब टोटल प्रोडक्शन, एनडीपीएफसी का मतलब डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी का मतलब नेशनल इनकम। और अगर आप ध्यान से देखो ना तो एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी सिमिलर दिखाई देंगे, बस जो इनका सेकंड फेज है डोमेस्टिक और नेशनल इसी में चेंज है। जब हम एनडीपीएफसी पढ़ते हैं तो एनडीपीएफसी का मतलब इनकम ही है, पर क्योंकि यहाँ पे सेकंड फेज डी है और सेकंड फेज डी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। मतलब यहाँ पे हम इनकम ले रहे हैं पर घरेलू इनकम ले रहे हैं, ऐसी इनकम जो हमें अपने देश के अंदर से हो रही है, उन्हीं इनकम को जोड़ रहे हैं। तो उन्हीं इनकम को जोड़ेंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम है। पर जब हम एनएनपीएफसी पे जाते हैं तो यहाँ सेकंड फेज किसका हो जाता है? नेशनल का। तो सेकंड फेज जब नेशनल का हो जाता है तो इसका मतलब है हम सिर्फ अपने देश के अंदर से होने वाली इनकम को ही नहीं ले रहे हैं, बट इसके साथ साथ हम बाहर से होने वाली फॉरेन नेशन से होने वाली इनकम को भी ले रहे हैं, यानी हम अपनी टोटल इनकम ले रहे हैं, तो उसको नेशनल इनकम बोल दिया जाता है। ठीक है। तो याद रखें नेशनल इनकम का अपना खुद का भी एग्रीगेट है एनएनपीएफसी। याद रखना नेशनल इनकम स्टैंड फॉर एनएनपीएफसी। ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। तो एग्रीगेट का मतलब मैंने बता दिया आपको अच्छे से। यस। अब देखो अलग अलग हमारे पास एग्रीगेट्स होते हैं, मैंने तो बहुत सारे बता दिया आपको, 8 एग्रीगेट है टोटल। तो मैंने 3 यहाँ पे एग्जांपल दे रखे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपीएफसी। जीडीपी का मतलब है देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन, जीएनपी का मतलब है देश के रेसिडेंट्स की टोटल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देश के अंदर जितने भी रेसिडेंट है, रेसिडेंट्स का मतलब होता है निवासी। अभी हम ना देखो कई बच्चे ना रेसिडेंट और सिटीजन में मतलब नहीं समझते। देखो सिटीजन का मतलब क्या होता है? सिटीजन का मतलब होता है देश का नागरिक। ठीक है। देश का नागरिक। ठीक है। तो नागरिक
ठीक है ना, नागरिक आप दो देश के भी हो सकते हो, ऐसा हो सकता है कि नागरिकता दो देशों की भी हो आपके पास, पर रेसिडेंट तो आप किसी एक ही देश के होंगे ना। रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, निवासी का मतलब होता है वो देश जहां आप निवास कर रहे हो। तो यहाँ नेशनल इनकम में रेसिडेंट का मतलब है कि रेसिडेंट हम उसको बोल देते हैं यहाँ पर जिसको हमारे देश यानी इंडिया में बोलते हैं ना कि रहते हुए 1 साल से ऊपर का समय हो गया हो, उसके सारे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी उसके सारे जो मेन बेनिफिट्स हैं वो हमारे देश के अंदर से लाई करते हों, तो हम ऐसे में उस व्यक्ति को रेसिडेंट बोल देते हैं। अब मान लो जापान से कोई व्यक्ति आया, उसको यहाँ पर 1 साल से ऊपर हो गया, तो वो हमारे देश का रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, मान लो अगर यूएस से कोई अगर मान लो इंडिया आया है, उसे 1 साल से रहते रहते ज़्यादा का समय इंडिया में हो गया, उसके सारे इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे देश से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो हमारे देश का रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ 1 साल से कम का समय मान लो 1-2 महीने के लिए आया है, तो वो हमारे देश का रेसिडेंट थोड़ी है। तो रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। तो जीएनपी एनपी का मतलब है कि देश के जितने भी रेसिडेंट हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं, जिनको रहते रहते 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो जितनी भी इनकम कमा रहे हैं, अगर उनकी टोटल इनकम हम जोड़ दें, टोटल इनकम, तो उसे जीएनपी एमपी कहते हैं। अच्छा, एनएनपी एमपी भी किसे कहते हैं? देखो एनएनपी एमपी का एनएनपी का भी मतलब यही है कि देश बोलते हैं ना कि देश के रेसिडेंट्स की टोटल इनकम बट डेप्रिसिएशन हटा के, क्योंकि यहाँ पे ना देखो एग्रीगेट में पहला अक्षर एन आ जाता है और जीएनपी एमपी में पहला अक्षर जी आ जाता है। जी का मतलब होता है ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब हम अभी पढ़ेंगे बस आगे। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और एन का मतलब होता है नेट। तो नेट वैल्यू देखो, टोटल से हम नेट वैल्यू पे कब आते हैं? जब हम डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। क्योंकि देखो जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं वो एसेट्स का यूज करके कर रहे होंगे, और एसेट्स को जब हम यूज करते रहते हैं ना, प्रॉपर्टीज को जब हम यूज करते रहते हैं, तो उनकी वैल्यू ना धीरे धीरे कम होती रहती है, उनकी वैल्यू लूज आउट होती रहती है, तो उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप अपने एसेट्स को यूज करके जब प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, तो प्रोडक्शन में हम एसेट्स यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अब भाई इकोनॉमी में बिजनेसेस प्रोडक्शंस करते हैं, प्रोडक्शन करके इनकम जनरेट होती है, वही इनकम वापस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लोगों के बीच में बांट दी जाती है, लैंड, ठीक है, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बीच में, इन द फॉर्म ऑफ जैसे लेबर को वेजेस मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर वाले को प्रॉफिट मिलता है। तो जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाती है वो बढ़ जाता है लोगों के बीच में। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि देश में इनकम हम कमा रहे हैं तो प्रोडक्शन करके कमा रहे हैं, जब कुछ जनरेट कर रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ यानी एसेट्स की ज़रूरत होती है, और जब हम एसेट को निरंतर यूज़ करते रहते हैं बेटा, तो ओवर द ईयर उनकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, लूज आउट हो जाती है, तो उन पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन हटा के अगर हम अपनी इनकम देखें तो वो एनएनपी होती है यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ऐसे जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है सिंपल मीनिंग। तो ये एक एग्जाम्पल है एग्रीगेट्स के, ठीक है, मैंने तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीगेट्स के एग्जाम्पल दे दिए थे, तो ये तो कुछ भी नहीं है, बस ये तो सिर्फ एक आपको एक फॉर्मल नोट्स है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स होते हैं क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं। अब ये एग्रीगेट्स ना कहीं टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक वैल्यू को, किसी एक इंसान को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देश में रह रहे तमाम सारी की सारी इनकम, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये एग्रीगेट्स कहलाए जाते हैं। अब देखो किसी भी एग्रीगेट को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो उसमें पता है आपको 4 फेज होते हैं ना, अभी भी बताया था मैंने, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, जिसमें थर्ड फेज तो कांस्टेंट होता है पी के नाम से, तो इस पे तो आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पर जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फेज होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट फेज या तो ग्रॉस वैल्यू या तो नेट वैल्यू का होता है, सेकंड फेज होता है डोमेस्टिक वैल्यू या डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम का, और फोर्थ फेज होता है या तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। तो आपको ना अब ये सीखना है कि अगर मान लो मैंने आपको ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, मान लो एग्रीगेट में, और आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो आप कैसे स्विच कर सकते हो, कैसे शफल कर सकते हो? अगर आपको नेट से वापस कहाँ जाना है, ग्रॉस पे, तो आप कैसे शफल कर सकते हो, ये हमें देखना है। हमें डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम में जाना है तो हम कैसे शफल कर सकते हैं, नेशनल इनकम से अगर हमें डोमेस्टिक इनकम की तरफ जाना है वापस, तो कैसे जा सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, और मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना है
तो हम कैसे जा सकते हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब हम देखें ग्रॉस वैल्यू वर्सेस नेट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एग्रीगेट में पहला जो बोलते हैं ना कि फेस होता है वो ग्रॉस या नेट का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू पे जाना है, ग्रॉस टू नेट, तो याद रखें हम हमेशा ग्रॉस वैल्यू में माइनस करेंगे डेप्थ, तो कहाँ पहुँचेंगे, नेट वैल्यू पे। ठीक है, कहाँ पहुँचेंगे, नेट वैल्यू पे। मान लो हमने कोई मशीन खरीदी थी 1 लाख की, तो वो उसकी ग्रॉस वैल्यू थी भाई, 1 लाख की खरीदी थी। पूरे 1 साल भर उसे हमने यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद उस पर डैप लग गया 20,000 का। मान लो 20% का डैप लग गया, यानी 1 लाख का 20% हो गया, 20,000 का डैप लग गया। तो बताओ एट द एंड ऑफ द ईयर उस मशीन की वैल्यू कितनी बच गई, 80,000। तो वो हो गई उसकी नेट वैल्यू। ठीक है, नेट वैल्यू। तो ग्रॉस और नेट वैल्यू का मतलब समझ में आया। ग्रॉस मतलब होता है टोटल अमाउंट, और नेट का मतलब होता है वो अमाउंट जिसमें डेप्रिसिएशन क्या हो चुका हो, लेस हो चुका हो। तो अगर ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो डेप लेस करना है, और नेट वैल्यू से वापस अगर आपको ग्रॉस पे जाना है, उल्टा अपोजिट जाना है, तो जिस डेप को आपने माइनस करा था उसी डेप को आप वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बोलो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ठीक है, अगर डेप दिया है डेप के नाम से तो ठीक है डेप्रिसिएशन, बट कभी कभी इसका नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी दिया हुआ हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, क्योंकि सेकंड फेज हमारे पास है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में देखें तो क्या फर्क होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि जो हम अपने देश के अंदर से रह के पैसा कमा रहे थे। मान लो हमने इंडिया के अंदर रह के टोटल जो कमाई हुई है इंडिया के अंदर, वो हुई है मान लो 1 लाख रुपीज़ की। मान लो 2 मिनट अभी जाता क्या है, 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं अपने देश की ओवरऑल इनकम, यानी जो हमने देश के अंदर से भी कमाई है और देश के बाहर से भी कमाई है। तो अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना चाहते हैं तो हमें बाहर से होने वाली कमाई को जोड़ना पड़ेगा, और बाहर से होने वाली कमाई को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में हम इसे एनएफआईए भी बोल देते हैं। एनएफआईए का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ हम ही फॉरेन नेशन से पैसा नहीं कमाते, फॉरेन नेशन वाले भी हमसे पैसा कमाते हैं। तो हम यहाँ पे ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं लेते, हम लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आता है कि हमने कितनी फैक्टर इनकम कमाई है अब्रॉड से। फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि किसी न किसी तरीके से आप सर्विस दे रहे हो फॉरेन नेशन को, और तब पैसा कमा रहे हो। फ्री फोकट का पैसा नहीं है ये, आप सर्विस दे रहे हो तब पैसा कमा रहे हो। अब समझ लो जैसे एक बैगर है, हमने वहां पर उसको कुछ पैसा ना बोलते ऐसी भीख में दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, मतलब ऐसे ही दे दिया हमने। तो क्या उस बैगर ने उस पैसे को कमाने के लिए कोई मेहनत करी? द आंसर इज नो। वो तो हमारी दया दृष्टि थी, हमें दया आ गई, हमने कहा यार ये व्यक्ति कैसे रहेगा, क्या रहेगा, तो हमने अपना कुछ चढ़ावा दे दिया उसको, ले भाई तो अपना गुजर बसर कर लियो, आपने दान दे दिया थोड़ा। तो क्या वो उस बैगर के लिए क्या फैक्टर इनकम है? नहीं, क्योंकि वो कोई सर्विस नहीं दे रहा। ठीक है, तो समझो। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई व्यक्ति पेंशन ले रहा है। ठीक है, मान लो उसने गवर्नमेंट के लिए काम करा था, अब रिटायर्ड होने के बाद वो गवर्नमेंट उसको पेंशन दे रही है। तो अब एक बात सोचो कि गवर्नमेंट अगर उसको पेंशन दे रही है तो क्या अब वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है? नहीं, अब तो वो रिटायर्ड हो चुका है। तो एक तरीके से उसे पेंशन मिल रही है, बट बिना बोलते किसी काम को करे बगैर मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर इनकम नहीं है। ठीक है, तो ऐसी इनकम जो बिना काम करे मिल जाती है वो ट्रांसफर से इनकम होती है, और नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं होती। ठीक है, जैसे स्कॉलरशिप मिल जाना। ठीक है, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए तो गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दे दी, तो आपने क्या मेहनत करी? अब आप कह सकते हो सर हमने पढ़ाई करी, बहुत अच्छी मेहनत करी, अरे तो वो आपने अपने लिए करी ना। पर गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट करने के लिए, आपको एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए आपको क्या करा? स्कॉलरशिप दे दिया कि आप एक अच्छे कॉलेज को अफोर्ड कर सको, उसकी फीस बोलते ना पे कर सको, एक अच्छी नॉलेज ले सको, तो आपको स्कॉलरशिप दे दी। तो मुझे एक बात बताओ, स्कॉलरशिप देने के बदले आपने गवर्नमेंट को क्या दिया? कुछ भी नहीं। तो ये भी तो एक ट्रांसफर इनकम हुई।
बोलो हाँ कि ना। तो हम यहाँ पे ना मेरे बच्चे ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर इनकम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जहाँ पर हम कुछ ना कुछ सर्विस देकर या कुछ ना कुछ गुड्स बेचकर पैसा कमाते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो फैक्टर इनकम होती है। तो अगर हम फॉरेन नेशन से फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। और वैसे फॉरेन नेशन वाले भी हमारे देश से फैक्टर इनकम कमा के लेकर जाते हैं तो उसको कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी हमारे देश में फॉरेन नेशन से कितना पैसा आया और हमारे देश से फॉरेन नेशन में कितना पैसा गया, वो होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी आया कितना फॉरेन से, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी फॉरेन नेशन में कितना पैसा गया है। तो इसका जो नेट अमाउंट होता है उसे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से, मान लो हमारी डोमेस्टिक इनकम 1 लाख थी, तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हमें बाहर से होने वाली नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मान लो ये 20,000 थी तो इसे जोड़ना होगा, तब जाके हम अपने देश की ओवरऑल इनकम यानी 1,20,000 पे पहुंचेंगे। और अगर हमें नेशनल इनकम से वापस कहाँ जाना है, डोमेस्टिक इनकम पे, डोमेस्टिक इनकम पे, तो जो बाहर से होने वाली नेट इनकम हमने ऐड करी है, नेट फैक्टर इनकम, उसको हमें वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस, अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब हम नेशनल से कहाँ जा रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम जा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, बोलो ध्यान रख पाओगे, हाँ। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है प्लस NFIA, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाना है माइनस NFIA। NFIA का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बोलो क्लियर है, यस। फिर हमारे पास देखो फर्स्ट फेज क्लियर हो गया, ग्रॉस नेट, दूसरा भी क्लियर हो गया, डोमेस्टिक और नेशनल, थर्ड तो कांस्टेंट होता है। फोर्थ फेज में आते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब देखो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या अंतर होता है। देखो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगने वाली कॉस्ट। जब भी हम बेटा फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है फ्री में तो होता नहीं है, उन प्रोडक्शन को करने के लिए हमारी कॉस्ट लगती है, जैसे कि लैंड की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ठीक है, कैपिटल की कॉस्ट, मालिक बिजनेस में एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है उसकी कॉस्ट। तो इन सबको ना बेटा लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको यूज करते हैं हम अपने प्रोडक्शन में, तब जाकर हमारा प्रोडक्शन होता है। और इनको यूज करने के लिए बिजनेस को इन्हें अमाउंट पे करना होता है विच इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। जो भी हम पे करते हैं फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो ये करना होता है, इनको करके ही हमारा प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन करने से ही इनकम जनरेट होती है देश के अंदर। तो इसलिए मेरे बच्चे जो है फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन में लगने वाली जितनी भी टोटल कॉस्ट है दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। अब जब हम फैक्टर कॉस्ट से मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं, मार्केट प्राइस में, तो हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, NIT जोड़ देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, उससे भी पहले बच्चा एक सवाल करता है कि सर अगर हम कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जा रहे हैं तो हमें तो लगता था कि इसमें प्रॉफिट ऐड होना चाहिए था, आपने तो इसमें क्या ऐड कर रखा है, NIT, ऐसा क्यों। देखो बेटा ऐसा होता है कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है ना, ध्यान से सुनना, वो इसलिए होती है क्योंकि हम प्रोडक्शन में, ठीक है, लेबर, ठीक है, लैंड, कैपिटल, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को यूज करते हैं। ठीक है, लैंड वाला क्या लेता है, वेजेस लेता है, लैंड वाला क्या लेता है बदले में, रेंट लेता है, कैपिटल वाला बदले में क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, और एंटरप्रेन्योर जो ओनर है वो बदले में क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है। तो कहीं ना कहीं जब हम फैक्टर कॉस्ट ले रहे होते हैं ना, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर प्रोडक्शंस हैं जिनको हम अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, फैक्टर प्रोडक्शन, इन सब को हम यूज करने के बदले पेमेंट करते हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इन सबको मिला के फैक्टर कॉस्ट आते हैं। तो जो आप कह रहे हो ना कि फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस में जाते हैं तो सर प्रॉफिट ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तब मार्केट प्राइस आती है। बेटा ये अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट के अंदर ही प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, तो लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर भी आता है, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो चुका होता है। इसलिए जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं तो प्रॉफिट ऐड नहीं करते हैं, हम NIT यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं।
अच्छा देखो, जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं तो इतना तो तुम्हें पता चल चुका है कि प्रॉफिट ऐड नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है जब हम फैक्ट्री से अपना माल बेचने मार्केट में जाते हैं तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में जो अंतर रह जाता होगा वो टैक्स का रह जाता होगा। और जो टैक्स यहाँ पर है वो है एनआईटी। एनआईटी स्टैंड फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर मैं बात करूं कि इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं बेटा जो पर्सन्स की इनकम पे चार्ज ना कर कर गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किए जाते हैं। देखो, अगर किसी पर्सन की इनकम पे टैक्स लगता है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उस पर उतना ज़्यादा टैक्स, जिसकी जितनी कम इनकम उस पर उतना कम टैक्स, है ना। तो वो डायरेक्ट टैक्स है, जो व्यक्ति इनकम कमाएगा अपनी इनकम पे टैक्स देगा, ठीक है, उसका टैक्स कोई और नहीं देगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। पर जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जैसे गुड्स आप कुछ खरीद रहे हो, जैसे आपने कपड़े खरीदे तो उस पर टैक्स लग गया, आपने मान लीजिए बोलते हैं ना कि कोई कंजम्पशन आइटम्स खरीदी, जैसे आपने चिप्स के पैकेट्स खरीद लिए उस पर जीएसटी लग गया, ठीक है, मान लीजिए आपने डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदा उस पर जीएसटी लग गया। आप इन्हें कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, तो उस पर क्या लग गया, टैक्स लग गया। तो उसको डायरेक्ट टैक्स नहीं कहते, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि वो पर्सन की इनकम पे नहीं लग रहा, वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है। और गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला जो टैक्स होता है ना, वो लोगों को ना बोलते हैं ना कि फील नहीं होता रिग्रेसिवली। क्यों? क्योंकि लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स खरीदते टाइम वो ऐसा समझते हैं कि गुड्स की पेमेंट कर रहे हैं, सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, पर नहीं, वो उसके अंदर कुछ टैक्स का पैसा भी पे कर रहे होते हैं। तो इनकम के ऊपर टैक्स डायरेक्ट फील होता है, पर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स डायरेक्ट फील नहीं होता, तो इनडायरेक्ट टैक्स है वो, ठीक है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगे, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, वो आपका एक तरीके से, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सबसे पॉपुलर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है, क्योंकि ये सब गुड्स पे लगता है, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, और एक और ले सकते हो कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो ये सब अगर दिया है तो ये सब गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। सो मेरे बच्चे, ये सब कैसे टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से, तो देखो जीएसटी गिवन है कि नहीं है, सेल्स टैक्स गिवन है कि नहीं है, एक्साइज ड्यूटी गिवन है कि नहीं है, कस्टम ड्यूटी गिवन है कि नहीं है, इन सबको जोड़कर क्या निकल सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स निकल सकता है। पर मेरे प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एनआईटी का ना अपना खुद का फॉर्मूला होता है। तो एनआईटी कैसे निकलता है, देखो एनआईटी कैसे निकलता है, एनआईटी निकलता है कि हम भारत सरकार को कितना इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, मतलब टोटल देश में भारत सरकार को कितना इनडायरेक्ट टैक्स गया है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कितना इनडायरेक्ट टैक्स गया है, और माइनस कभी कभी गवर्नमेंट बेटा ना बिजनेसेस को, फर्म सेक्टर्स को सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है, फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को बोलते हैं ना सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है छूट वगैरह, ठीक है। जैसे मान लो कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने में किसी स्पेसिफिक चीज़ में छूट दे दी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में छूट दे दी, रॉ मटेरियल थोड़ा सा सस्ता कर दिया, तो ऐसे क्या होता है कि गवर्नमेंट ना सब्सिडी दे देती है, ठीक है ना, थोड़ा सा छूट वगैरह दे देती है। तो सब्सिडी में क्या होता है मेरे बच्चे, गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो मान लो कि अगर हमने गवर्नमेंट को 100 रुपये दिए एज एन इनडायरेक्ट टैक्स मान लो, और गवर्नमेंट ने हमें 20 रुपये सब्सिडी के दिए, मतलब छूट वगैरह दी, तो हमने नेट गवर्नमेंट को कितने रुपए दिए, 80 रुपीज़ दिए। तो हमारा जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स गया है गवर्नमेंट के पास वो 80 रुपीज़ गया है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। एग्जाम्पल जैसे जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स नहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो वो मैंने यहाँ पे भी बताया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में जाना है, तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स ऐड हो जाते हैं, तो एनआईटी ऐड हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा। और जैसे ही हम मार्केट प्राइस से वापस कहाँ आएंगे बेटा, फैक्टर कॉस्ट में। कहाँ आएंगे, फैक्टर कॉस्ट में।
तो वापस जो हमने एनआईटी ऐड किया था उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो एनआईटी हमने ऐड किया था उसे माइनस कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? यस। क्योंकि देखो आप मार्केट से वापस कहाँ आ रहे हो, फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हो, तो आपको एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज़ बनाई, ठीक है, तो जब मार्केट में लेकर जाओगे तो 20 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट में आते आते उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। और अगर आप इसे वापस मार्केट प्राइस से कहाँ लेकर जाना चाहते हो, फैक्टर कॉस्ट, तो जो एनआईटी जो इनडायरेक्ट टैक्स आपने ऐड किया था मार्केट पे आते आते, वापस फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री पे जाते जाते आपको वो टैक्स दोबारा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 120 में जब माइनस कर दोगे 20 रुपये, तो आप वापस कहाँ पहुंच जाओगे, फैक्टर कॉस्ट यानी 100 रुपये पे। तो मैंने यहाँ पे ना मूवमेंट बता दिया आपको। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे आना है, वापस करो प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आना है तो प्लस करो एनएफआईए, और अगर नेशनल इनकम से वापस डोमेस्टिक इनकम में आना है तो माइनस करो एनएफआईए। ठीक है। वैसे ही अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी क्या करो, ऐड करो, प्लस करो, और मार्केट प्राइस से अगर वापस फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस करो एनआईटी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। तो इस, ठीक है, बोलते हैं ना फ्लो चार्ट को ध्यान में रखना है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है। तो इससे आपको पता रहता है कि हम कैसे मूवमेंट करते हैं। ठीक है। ग्रॉस से नेट में कैसे जाते हैं, नेट से ग्रॉस में कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाते हैं। ठीक है। बोलो क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। अब देखो है, चलो अब देखो, अब हम मेन ये देख रहे हैं कि कैसे हम शफल कर सकते हैं एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट की तरफ। यानी अगर हमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जंप करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है, एनडीपीएफसी से, एनडीपीएफसी पे। जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है, एनडीपीएफसी पे जाना है। तो जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी पे जाना है। तो देखो, जीडीपी एमपी से अगर एनडीपीएफसी की तरफ जाना है तो जीडीपी एमपी में पहला फेस है जी, और एनडीपीएफसी में पहला फेस है एन। तो हमें ग्रॉस से एन यानी ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो जब हम ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो माइनस करते हैं डेप। तो देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे डेप। ठीक है। वैसे ही अगर सेकंड फेज देखें जीडीपी एमपी और एनडीपीएफसी का, तो सेकंड फेज तो सेम है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा तो वैसे ही फेज सेम रहता है, पीपी प्रोडक्ट। अच्छा, हमें ना जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी पे जाना है, यानी मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो मार्केट से वापस जब फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं यानी फैक्ट्री में जाते हैं, तो आपको पता है मार्केट पे आते आते इनडायरेक्ट टैक्स यानी एनआईटी ऐड होते हैं, टैक्सेस ऐड होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। बट वापस जब फैक्टर कॉस्ट से वापस जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाओगे, उल्टा जाओगे, मार्केट से फैक्ट्री में जाओगे, तो आपने जो टैक्सेस जो एनआईटी ऐड किए हैं उनको क्या करोगे, लेस करोगे, है ना। तो मार्केट प्राइस से जब वापस फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो एनआईटी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो माइनस एनआईटी। ठीक है। तो अगर हम जीडीपी एमपी में डेप माइनस कर दें और एनआईटी माइनस कर देना, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एनडीपीएफसी। देखो ऐसे शफल करते हैं। एक और ले लो एग्जांपल, मान लो एनएनपीएफसी है और आपको एनएनपीएफसी से कहाँ जाना है, जीडीपी एमपी में जाना है, मान लो। ठीक है। तो अगर आपको एनएनपीएफसी से जीडीपी एमपी पे जाना है तो पहला एग्रीगेट है एनएनपीएफसी का नेट, और जीडीपी एमपी का एग्रीगेट है जी। तो आपको ना नेट से ग्रॉस में जाना है, तो आप करोगे माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। एनएनपीएफसी में माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरा फेस क्या है, यहाँ पर है नेट। ठीक है, नेट, ओ सॉरी, दूसरा फेज क्या है हमारा यहाँ पे, नेशनल। ठीक है, एनएनपीएफसी में। और जीडीपी एमपी में हमारा दूसरा फेज क्या है, डोमेस्टिक। ठीक है, नेशनल और डोमेस्टिक। तो हमें नेशनल से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक। तो जब हम नेशनल इनकम से वापस घरेलू इनकम डोमेस्टिक इनकम में आते हैं तो बाहर से होने वाली इनकम को ऐड नहीं, माइनस करते हैं। जब घरेलू से ओवरऑल इनकम पे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल, तो एनएफआई ऐड करते हैं, बाहर से होने वाली इनकम को ऐड करते हैं। पर जब नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं तो बाहर से होने वाली इनकम को ऐड नहीं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमें नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, तो माइनस करेंगे हम यहाँ पे
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, NFIA। अच्छा PP तो सेम है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, थर्ड फेज पे कांस्टेंट रहता है। अच्छा चौथा फेज है फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट से जाना है मार्केट प्राइस पे। तो सोचो फैक्टर कॉस्ट से यानी फैक्ट्री से, ऐसे समझिए समझने के लिए, फैक्ट्री से मार्केट में जाना है, तो जब मार्केट में जाते हैं तो टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, तो प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो बोलो NNPFC से क्या हम GDP MP में जा सकते हैं? आराम से, ऐसे ना हम किसी भी एग्रीगेट में शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप ना इसको भी जरा सॉल्व करो, जैसे GNP MP से मान लो आपको NNPFC पे जाना है, तो वीडियो पॉज करो और बताओ कि कैसे जाएगा, शफल करो, ठीक है, और 1 मिनट में तुरंत करके दिखाओ, ठीक है। बाकी मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, इसको देखो, बट खुद करो पहले वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन दूं बेटा, तो देखो ग्रॉस से हमें कहाँ जाना है, ग्रॉस वैल्यू से हमें जाना है कहाँ, नेट वैल्यू पे, ग्रॉस टू नेट। तो हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, आप देख सकते हो ग्रॉस टू नेट, हमें ग्रॉस टू नेट वैल्यू पे जाना है, तो हम माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। फिर नेशनल और नेशनल दोनों सेम है यहाँ पे एग्रीगेट में, तो यहाँ पे सेकंड फेज में हमें कुछ नहीं करना। तीसरा वैसे ही सेम रहता है, इसको वैसे ही नहीं छेड़ना। और हमें मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है बेटा, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट, यानी मार्केट से वापस फैक्ट्री में जाना है। तो जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं तो टैक्सेस ऐड करते हैं, पर जब मार्केट से वापस फैक्ट्री की तरफ जाते हैं तो जो टैक्सेस हमारे गुड्स में ऐड हो चुके हैं हम उन्हें माइनस कर देते हैं, तो माइनस NIT, ठीक है। तो आराम से बेटा हम GNP MP से NNPFC की तरफ मूव कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देखिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट NNPFC निकालिए। अब देखो इन्होंने हमें एक एग्रीगेट दे रखा है GDP MP 500 रुपीज़, तो अगर हमें NNPFC निकालना है, यानी एग्रीगेट, NNPFC किसका सिंबल होता है बताओ, नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम अगर हमें निकालनी है NNPFC, तो इन्होंने हमें GDP MP दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्यूशन करूं यहाँ पे, ठीक है, आंसर नंबर 1, तो वैसे तो ये हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ NNPFC, एक एग्रीगेट इन्होंने पूछा है हमसे, और इस एग्रीगेट को निकालने के लिए इन्होंने हमें GDP MP गिवन कर रखा है। क्वेश्चन में इन्होंने हमें GDP MP गिवन कर रखा है, ठीक है, गिवन कर रखा है। तो अगर मुझे GDP MP निकालना है, ओ सॉरी NNPFC निकालना है, तो आपको पता है जो भी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसे हम LHS में रखते हैं, तो NNPFC, और जो भी एग्रीगेट हमें गिवन करा है क्वेश्चन में उसको हम कहाँ रख देंगे, राइट हैंड साइड में। अब आप ये बताइए कि मुझे GDP MP गिवन है और मुझे जाना कहाँ है, NNPFC की तरफ। तो सोचो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, पहला पहला फेज देखूंगा ना एग्रीगेट का, तो पहला फेज है GDP MP में ग्रॉस और NNPFC में पहला फेज है नेट। तो मुझे अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ बार बार, पर आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, जब ग्रॉस से हम नेट पे जाते हैं तो माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। अच्छा दूसरा जो एग्रीगेट है GDP में जो हमें गिवन है वो है डोमेस्टिक, हमें डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल पे। तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, घरेलू इनकम से ओवरऑल इनकम पे जाते हैं, तो हम बाहर से होने वाली इनकम ऐड कर देते हैं NFIA, तो हम प्लस करेंगे NFIA, ठीक है, ठीक है NFIA, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फिर तीसरा जो फेस है वो PP है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम रहता है। और मार्केट प्राइस से हमें कहाँ जाना है वापस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट से जब हम वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर हम अपने NIT को माइनस कर देंगे, क्योंकि जब मार्केट प्राइस में गए होंगे, जब मार्केट में गए होंगे तो टैक्सेस ऐड हुए होंगे। अब मार्केट से जब वापस फैक्ट्री की तरफ जाएंगे तो जो टैक्सेस हमने पहले प्लस किए थे वो हम माइनस कर देंगे, माइनस NIT। अब बताओ GDP MP कितना है क्वेश्चन में, GDP MP आपको दिया है 500 रुपये। डेप्रीसिएशन देखो कितना दिया है, डेप्रीसिएशन दिया है 200 रुपये। NFIA कितना दिया है, तो देखो NFIA अभी के लिए डायरेक्ट दिया, अगर NFIA गिवन ना हो
तो NFIA निकाला जा सकता है। तो NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमने फॉरेन नेशन से कितना कमाया माइनस फॉरेन नेशन वालों ने हमसे कितना कमाया, तो नेट हमें पता चल जाता है कि नेट हमने फॉरेन से कितना कमाया। कभी कभी ये वैल्यू पॉजिटिव में आ सकती है, कभी कभी ये माइनस में आ सकती है। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा है तो प्लस में ही आएगी NFI की वैल्यू, बट अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो NFIA माइनस में भी आ सकता है। तो मेक श्योर जब आप NFIA निकालें तो देख लें फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा है कि टू अब्रॉड ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल अभी यहाँ पे NFIA हमें डायरेक्ट दिया है 20, तो हम यहाँ पे 20 मेंशन कर देंगे, बाकी माइनस करेंगे NIT। NIT डायरेक्ट नहीं दिया है, कहीं भी NIT लिखा नहीं है डायरेक्ट, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके निकालेंगे। एग्जामिनर को बता देंगे अलग से कि NIT हमने कैसे निकाला। तो NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब बताओ इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, आप हम लोगों के पास इनडायरेक्ट टैक्स है 100 और सब्सिडी है 50। तो यानी हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, इनडायरेक्ट टैक्स 100, तो गवर्नमेंट ने हमें कितनी छूट दी 50 रुपये की, तो हमने नेट गवर्नमेंट को कितने रुपए दिए 50। ठीक है, यस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा आ गया 50। बाकी आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है, 500 में से 200 जाएंगे तो 300, 300 में 20 प्लस करोगे तो 320, 320 में माइनस करोगे 50, तो ये हो जाएगा आपका 270। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? 270 इसका आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, यस, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर नंबर 1 हो गया। ऐसे ही हम अपना आंसर नंबर 2 करेंगे। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट NNPFC, फिर दोबारा नेशनल इनकम यानी NNPFC पूछा है। पर अगर आप हमसे एग्रीगेट पूछ रहे हो तो आपको कोई ना कोई एग्रीगेट देना पड़ेगा फिलहाल। तो NDP-MP इन्होंने हमें दिया है 800, NIT इन्होंने दिया है 300, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया है गाइस। नेट फैक्टर इनकम नहीं है ये, NFIA नहीं है ये, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है। NFIA के अंदर आता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो सोचो अगर सिर्फ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है यानी माइनस की फिगर दी है कितनी 10, तो हमारा NFIA पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही बनेगा यहाँ पे। फिलहाल अभी जब देखेंगे तो देखना इजी क्वेश्चन है बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसका आंसर देखो, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ NNPFC। ठीक है, NNPFC निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे NNPFC अगर हमें निकालना है तो इसको LHS में रखेंगे। कौन सा एग्रीगेट इन्होंने हमें दिया है NDP-MP, तो NDP-MP को हम RHS में रख देंगे। अब बताओ नेट नेट तो सेम ही है, NDP-MP हमें गिवन है ना, हमें निकालना NNPFC है। तो अगर हम नेट से नेट पे जाएंगे तो कोई चेंज नहीं करना। फिर हमारे पास सेकंड फेज है डोमेस्टिक NDP-MP में, बट NNP-MP में हमारे पास सेकंड फेज है N यानी नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। और जब हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाते हैं, तो डोमेस्टिक से जब भी नेशनल में जाएंगे तो NFIA यानी बाहर से होने वाली इनकम को जोड़ देंगे, तो प्लस NFIA। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा क्या है सेम है, ये तीसरा जो फेस रहता है सेम रहता है। अच्छा, फिर हमें ना मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट से वापस फैक्ट्री की तरफ जाना है। तो मार्केट में NIT ऐड हो चुका होता है, टैक्सेस ऐड हो चुके होते हैं, पर जब हम वापस मार्केट प्राइस से कहाँ जाते हैं फैक्टर कॉस्ट में, तो हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर NIT। ठीक है, अब बताओ NDP-MP कितना दिया है, NDP-MP हमारे पास बेटा गिवन है 800। NFIA हमारे पास देखो डायरेक्ट तो गिवन NFIA कहीं नहीं है, तो हम NFIA का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, NFIA डायरेक्ट गिवन नहीं है तो NFI निकाल कर दिखा दो। तो बताओ NFIA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब ये बताओ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो है नहीं, बट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है कितना 10। तो 0 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास माइनस का आएगा ₹10। ये हमारा आ गया NFIA। और अगर हमारा NFIA माइनस का आया है तो हम भले ही प्लस कर रहे हैं NFIA को, पर हमारी NFIA की वैल्यू माइनस में आ गई है,
हम इसे -10 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर करेंगे -NIT। क्या NIT हमें डायरेक्ट दिया है? हाँ दिया है। अगर NIT डायरेक्ट नहीं होता तो NIT भी निकाल कर दिखाना होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके। 300 ही होगी। तो देखो 800 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस करोगे तो माइनस, -10 -300। तो 800 में से 300 गए तो 500, 500 में से 10 गया तो 490। तो आपके पास NNPFC भी निकल कर आ गया। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आराम से ये हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको बस अपना कंसेप्ट शफल करना आना चाहिए, और शफल के लिए ये पता होना जरूरी है कि ग्रॉस से नेट में कैसे जाते हैं, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, कैसे सफल होता है ये आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है तो जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपके पास थर्ड है, तो थर्ड भी देखो, थर्ड कर लेते हैं। देखो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट NNPFC। NNPFC निकालना है। क्वेश्चन में हमें NDPMP गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोले तो डेप्रीसिएशन हमें गिवन है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड गिवन है जो कि -10 है। तो आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, तो आराम से कर सकते हैं। आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, उसने हमसे पूछा NNPFC निकालो, यानी कैलकुलेशन ऑफ NNPFC। अब अगर आपने हमसे एक एग्रीगेट पूछा है तो कोई ना कोई दूसरा एग्रीगेट तो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कौन सा एग्रीगेट दे रखा है? NDPMP। देखो अगर कोई भी एक एग्रीगेट आपको पता है ना, तो उस एग्रीगेट की मदद से आप कोई भी एग्रीगेट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि शफल करना आपको आता है। ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, फैक्टर टू मार्केट, मार्केट टू फैक्टर आपको करना आता है। तो आप कोई भी एग्रीगेट गिवन हो तो उससे कोई भी XYZ एग्रीगेट निकाल सकते हो। तो NNPFC हमें निकालना है, क्वेश्चन में हमें NDPMP गिवन है, तो NNPFC निकालना है, NDPMP हमें गिवन है। तो बताओ, देखो पहला एग्रीगेट है नेट, तो नेट से हमें नेट पे जाना है, यानी NDPMP से हमें NNPFC पे जाना है। तो पहला फेज तो हमारा सेम ही है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरा फेज हमारा डोमेस्टिक है, हमें डोमेस्टिक से कहाँ जाना है? नेशनल पे जाना है। ठीक है, तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो बाहर से होने वाली इनकम जोड़ देंगे, NFIA। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा जो फेस है वो सेम रहता है, और बाकी जो फोर्थ फेस है मार्केट प्राइस से हमें कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट से वापस फैक्ट्री की तरफ जाना है, मार्केट में नहीं। मार्केट में आते हैं, बार बार कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है। मार्केट से वापस फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो आपको मार्केट से अगर वापस फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है ना, तो आप माइनस कर देंगे NIT। बस अब वैल्यू ऐड करिए। NDPMP बताओ कितना दिया है? 800 दिया है। प्लस करेंगे NFIA। देखो NFIA डायरेक्ट कहीं भी नहीं दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, तो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया है, इसलिए हम फॉर्मूला बना देंगे इसका NFIA का। तो NFIA का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, कितना हमने बाहर देश से कमाया गुड्स एंड सर्विसेज देकर, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब बताओ फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, टू अब्रॉड। चलो बताओ फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड तो हमें दे ही नहीं रखा है कि हमने बाहर से कितना कमाया, तो जीरो हो जाएगा। माइनस टू अब्रॉड कितना है? हमने फॉरेन कंट्री से कितना कमाया? देखो फॉरेन कंट्री वालों ने हमारे देश से कितना कमाया? पेड टू अब्रॉड है नेगेटिव का 10। अब नेगेटिव का 10 दिया है, मतलब ये फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बन जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट है, तो मैं लिख रहा हूँ कि प्रॉफिट है मेरा 100 रुपीज़ से, तो मतलब ये प्रॉफिट है। बट अगर मैं इसे माइनस का कर दूं, मैं अगर इसे माइनस का कर दूं, तो क्या ये प्रॉफिट रहेगा? नहीं, ये क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक लॉस। भले ही मैंने प्रॉफिट लिखा है, बट अगर ये माइनस का हो गया तो इसका अपोजिट हो जाएगा। वैसे ही अगर फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया है, बट अगर ये नेगेटिव का दिया है तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड नहीं फ्रॉम अब्रॉड बन जाएगा। और देखो ये बनेगा कैसे? माइनस तो है ही, और -10 हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये ₹10 बन जाएगा। तो NFI ये देखो पॉजिटिव का आ गया।
पॉजिटिव का आया मतलब फ्रॉम एब्रॉड ही है एक तरीके से ये कि हमने नेट फॉरेन से कितना कमाया, 10 रुपये कमाया, तो ये 10 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अच्छा माइनस करेंगे एनआईटी, क्या एनआईटी कहीं दिया है? द आंसर इज नो। डेप्रिसिएशन दिया बट एनआईटी नहीं दिया है, तो एनआईटी नहीं है और ना ही एनआईटी निकाला जा सकता है। एनआईटी नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर सकते थे, पर इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, सब्सिडी भी नहीं है, तो जीरो कर देंगे। अब 800 एंड प्लस 10 करेंगे तो ये कितना होगा? 810 होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एनएनपीएफसी भी निकल गया, तो इजी है, आराम से हो सकता है बेटा। ठीक है, बस इसकी घर में प्रैक्टिस कर लेनी है एक बार और। आंसर नंबर 4। अब अगर हम लास्ट देखें तो यहाँ पे हमें डैप कैलकुलेट करना है। अब डैप कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने हमें, ठीक है, जीडीपी एमपी दिया है 1000, एनएफआईए दिया है 200, एनआईटी भी दिया है 300 और एनएनपीएफसी भी दे दिया 500। यानी इन्होंने ना हमें दो एग्रीगेट्स दे दिए, ठीक है, दो एग्रीगेट्स दे दिए और कहा इस बारी हम कोई एग्रीगेट नहीं पूछ रहे हैं बट हम आपसे डेप्रिसिएशन पूछ रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, तो देखो हम क्या करेंगे, इन्होंने हमसे डेप्रिसिएशन पूछा है तो हम कैलकुलेशन करके दिखा देंगे डेप्रिसिएशन की। अच्छा देखो हम ना LHS RHS में अब कोई चॉइस नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एग्रीगेट नहीं निकालना, तो हम किसी को भी LHS RHS में रख सकते हैं क्योंकि देखो हमें डैप निकालना है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी का, या एनएनपीएफसी का कंपैरिजन करेंगे जीडीपी एमपी में, तो कहीं ना कहीं डैप आएगा उसके बीच में, तो डैप की वैल्यू निकल सकती है। तो किस एग्रीगेट का किसके साथ कंपैरिजन करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का किसी भी एग्रीगेट के साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, LHS में मैं जीडीपी एमपी ले लेता हूँ। आप चाहें तो LHS में एनएनपीएफसी भी ले सकते थे, मैंने क्या ले लिया? जीडीपी एमपी। और RHS में ले लिया एनएनपीएफसी। और अब इन्हें कंपेयर कर लूंगा। देखो मुझे पहला जो एनएनपीएफसी में RHS में ये नेट है, मुझे नेट से कहाँ जाना है? ग्रॉस में। तो नेट से जब ग्रॉस वैल्यू पे जाएंगे तो हम प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। फिर इसके बाद हम सेकंड जो हमारा एग्रीगेट है वो है नेशनल। एनएनपीएफसी में सेकंड एग्रीगेट सेकंड फेज जो है वो है नेशनल। हमें नेशनल से कहाँ जाना है? जीडीपी एमपी के सेकंड एग्रीगेट यानी डी पे, डोमेस्टिक पे। तो नेशनल इनकम से अगर हमें डोमेस्टिक पे जाना है तो बाहर से होने वाली इनकम हमें हटानी पड़ेगी क्योंकि हम ओवरऑल इनकम से अपनी घरेलू इनकम यानी सिर्फ डोमेस्टिक इनकम पे आना चाहते हैं। तो एनएफआईए माइनस हो जाएगा, ठीक है। पीपी थर्ड फेज तो सेम रहता है, छोड़ दो। और फैक्टर कॉस्ट से हमें कहाँ जाना है? मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। तो फैक्ट्री से अगर मार्केट में जाएंगे तो वापस हमें अपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने पड़ेंगे। तो एनएनपीएफसी देखो जीडीपी एमपी कितना है? 1000। एनएनपीएफसी हमें गिवन है कितना है? 500। डेप्रिसिएशन हमें निकालना है तो हम इसे एज इट इज रखेंगे। एनएफआईए क्वेश्चन में इस दफा डायरेक्ट दिया है 200, नहीं दिया होता फॉर्मूला लगाते अलग से सॉल्व करते, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा एनएफआईए कितना था हमारा? 200 था, है ना, 200। और प्लस करेंगे एनआईटी, तो बाबू एनआईटी कितना है हमारे पास? 300। बस आप बताओ कि आप मिसिंग फिगर नहीं निकाल सकते हो? 1000 ऐसे ही रहेगा, 500 में से 200 जाएगा तो 300, 300 में 300 प्लस करेंगे तो 600 प्लस डैप। ये डैप अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस का, 600 ऐसे ही रखो, 1000 आएगा यहाँ अपोजिट साइड में तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का डैप इक्वल्स टू प्लस का है 600 माइनस का है 1000, प्लस माइनस होगा तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो -400, माइनस से माइनस कैंसिल। डेप की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? ₹400। तो यहाँ से आपका ना, यहाँ से आपका डेप का अमाउंट भी निकल गया। ठीक है, बोलो क्लियर था? तो देखो यहाँ पे ना हमने बेसिकली क्वेश्चंस करे जहाँ पर हम एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे शफल हो रहे थे। जैसे पहले क्वेश्चन में जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी में गए, फिर दूसरे क्वेश्चन में एनडीपी एमपी से एनएनपीएफसी में गए, फिर तीसरे क्वेश्चन में एनडीपी एमपी से एनएनपीएफसी में गए, और चौथे क्वेश्चन में हम किसी एग्रीगेट पे तो नहीं गए बट हमें दो एग्रीगेट गिवन थे और वहाँ से हमने थर्ड आइटम कैलकुलेट किया यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। सो आई होप सो कि आपको ना बेटा ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे हम रिलेटेड एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, और कैसे इन रिलेटेड एग्रीगेट्स को स्टडी करके हम कैसे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो देखो मेन टास्क ना हमारा यही है, हम नेशनल इनकम निकालें, पर नेशनल इनकम ना कभी भी डायरेक्ट नहीं निकाली जा सकती, तो इसके लिए हमें
अदर एग्रीगेट्स की जरूरत पड़ती है। तो अदर एग्रीगेट्स अगर हमें गिवन हो तो फिर हम शफल कैसे कर सकते हैं नेशनल इनकम में, वो हमने बहुत अच्छे से देखा। उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक हम कैसे जा सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अगर आपके कोई डाउट हो तो फिर हम आपके डाउट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को बेटा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के बीच में जैसा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा बेटा, बाय।